अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फेसबुक लाइव सेशन एंड यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके सामने एक बड़े अच्छे प्रोफेशनल को लेके आए हैं। जैसे कि लास्ट टाइम हमने 2-3 प्रोफेशनल्स के साथ डॉक्टर से बात की थी और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते थे और बहुत सारे लोगों के लिए मेरा इस प्रोग्राम का मकसद एक तो हेल्थ अवेयरनेस को लेके आना और राइट डॉक्टर या राइट हेल्थ प्रोफेशनल फॉर द राइट प्रॉब्लम को आप तक पहुंचाना। कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप लोगों को समझ नहीं आती कि किस प्रोफेशनल्स के पास जाना है और डायग्नोज कैसे होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आपने ट्रेनर के पास जाना है या गायनी के पास जाना है या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाना है। आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। हार्मोनल का इशू हुआ आपकी बॉडी में, आपकी एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हार्मोन इम्बैलेंस जब आता है तो आप एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट चाहिए तो यू नीड विजिट अ गायनी। अगर आपको वेट लॉस मैनेजमेंट में चाहिए तो आपको ट्रेनर न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरीके से आपकी बॉडी में या आपके अंदर अगर आपकी जो स्केलेटल सिस्टम है, जो हड्डियाँ हैं, उनका ढांचा है, उनमें कोई पेन कोई प्रॉब्लम आती हैं तो उसके लिए आपको एक कायरोप्रैक्टर की ज़रूरत होती है। तो कायरोप्रैक्टर कौन होते हैं, ये क्या करते हैं, इनकी डिमांड कैसे हुई और ये स्पेशलाइज्ड होती है इन हैंडलिंग योर स्केलेटल प्रॉब्लम्स, जिसके अंदर हमारे बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो उसमें डॉक्टर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि कायरोप्रैक्टर बेसिकली करते क्या हैं, नंबर 1, और इनकी ये स्पेशलाइज किस में होते हैं और इसको हम कौन कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं और आपके क्वेश्चंस जो है हम उनको लेंगे, उनको स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। सो ये कायरोप्रैक्टर बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि बड़े लोगों के लिए बड़ी एक नई टर्मिनोलॉजी है, स्पेशली हमारे इस पाकिस्तान में भी, कि कायरोप्रैक्टर बहुत सारे लोग जानते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनको नहीं आइडिया कि ये क्या टर्मिनोलॉजी है, कौन होते हैं और क्या इनका स्कोप है। आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? जी बिल्कुल। कायरोप्रैक्टर बेसिकली इट्स अ मोर एडवांस फील्ड देन द फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, ठीक है ठीक है। एक चीज़। दूसरी, ये करते क्या हैं? करते ये हैं कि ये एडजस्टमेंट्स करते हैं थ्रू मैनुअल हैंडलिंग और स्पाइन से रिलेटेड जितने इश्यूज होते हैं ये इतनी जल्दी उसको फिक्स कर लेते हैं विद इन 1 or 2-3 सेशंस, जो कि फिजियोथेरेपिस्ट नहीं कर पाते। ठीक है ठीक है। एक स्पेशलाइज्ड टेक्निक है, स्पेशलाइज्ड डिग्री है जो कि वर्ल्ड वाइड अवेयर भी है और दुनिया इसको जानती भी है। और हमारे मुल्क के अलावा बाकी जितने कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तो ये एज एन इंडिपेंडेंट प्रैक्टिशनर प्रैक्टिस चल रही है। तो स्पाइन से रिलेटेड, सॉरी मैं बात कर रहा हूँ आपकी, तो वो स्पाइन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम क्यों आती है? ठीक है, क्या कोई मशीनरी का कोई इंस्ट्रूमेंट आप इस्तेमाल करते हैं? या क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों को देखा है या सुना भी है कि दे हैव सम टूल्स इक्विपमेंट, क्या क्योंकि लोगों को एक बहुत ज़्यादा इशू होता है जो लोग सर्जरी से गुजरते हैं, जिनको लोग डिस्क की सर्जरीज़ के लिए रिकमेंड करते हैं, तो वो डर रहे होते हैं कि यार हमने सर्जरीज़ की तरफ नहीं जाना, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बेसिकली जितने भी टूल्स हैं वो सारे असिस्टिंग टूल्स तो हो सकते हैं। स्पाइन को फिक्स करने के लिए हम अपने हैंड्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हाथों का, ठीक है, हाथों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अपने हैंड्स को हम यूज़ करते हैं, पैल्प करते हैं मसल्स को। ठीक है, कितना टेंडर है, ओके, कितना टाइट है, कितनी सोरनेस है, कितनी मेल अलाइनमेंट है। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्पाइन की बात कर रहे हैं तो स्पाइन के सेंटर में स्पाइन है, एक तरफ एक साइड के मसल्स हैं, दूसरी तरफ दूसरी साइड के मसल्स हैं। ठीक है। अगर एक साइड के मसल्स ज़्यादा टाइट होते हैं, ठीक है, स्पाइन का एंगल डेफिनेटली चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। स्पाइन का एंगल चेंज होगा तो हम उस सारे एरियाज को असेस करते हैं थ्रू आवर हैंड्स। अपने हाथों को यूज़ करते हुए हमें फौरी पता चल जाता है कौन सा एरिया ज़्यादा टाइट है, स्पाइन किस तरफ ज़्यादा शिफ्ट कर रही है। अब आप दूसरा क्वेश्चन मुझसे कर रहे थे कि स्पाइन के प्रॉब्लम्स आते क्यों? जी बिल्कुल। तो स्पाइन के प्रॉब्लम्स हर इंसान को हर एज में आ जाते हैं। हर इंसान को हर एज में कर आते हैं। हर एज से मुराद ये है कुछ लोग जो कि प्रोफेशनल्स हैं, काम कर रहे हैं, लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं डेंटिस्ट की। ठीक है। पिछले दिनों मेरे पास क्वारंटीन से पहले बहुत ज़्यादा मैंने डेंटिस्ट की ट्रीटमेंट्स की। ओके। तो मुझे जब मैंने उनसे हिस्ट्री ली तो मुझे पता ये चला कि उनका बहुत ज़्यादा काम नेक नीचे झुका के जब वो अपने पेशेंट के साथ काम ट्रीट कर रहे होते हैं
तो उनके मसल्स वीक होते हैं और ड्यू टू ऑक्यूपेशन उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आने लगे। प्रोफेशनल जॉब रिक्वायरमेंट है उनकी कि वो सारा दिन झुके रहते हैं, ठीक है। हाँ, तो फिर इस चीज़ को उन्होंने ओवरकम करने के लिए कुछ डॉक्टर्स को फिर चक्कर आना शुरू हो गए, ठीक है, क्योंकि मसल वीक होने लगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। ये तो एक सेट ऑफ एग्जांपल है, ठीक है, ठीक है। जैसे आजकल हमारे हर घर में बच्चे हैं और वो हर वक्त फ़ोन पे लगे हुए हैं। ऐसे ही है। अब किसी बच्चे की एज 12 साल है, किसी की 15 साल है, किसी की 20 साल है। इस एज में बहुत सारे बच्चों को मैंने ट्रीट किया, ठीक है। अब उनको प्रॉब्लम कॉमनली क्या आ जाते हैं? उनको प्रॉब्लम कॉमनली ये आते हैं कि वो जब उठ के चलने लगते हैं चक्कर आते हैं, बैलेंस नहीं होता, वो ये फील करते हैं जी हमें कोई इंडाइजेशन का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, कोई और प्रॉब्लम आ गया, लेकिन इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही है। या स्पाइनल प्रॉब्लम्स ऐसे लोगों को भी आते हैं जो प्लेयर्स हैं, हाँ, ये विग्रस एक्टिविटी करते हैं एकदम, और उनकी बॉडी यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। क्रिकेटर्स हैं, कौन कौन है उसमें जिनको मैं मेनली डील कर रहा हूँ पोलो को, गोल्फ को, टेनिस को, क्रिकेटर्स को। ये लोग आपके पास पेशेंट आते हैं जिनको स्पोर्ट्स इंजरी होती हैं। डेफिनेटली स्पोर्ट्स इंजरीज भी होती हैं, प्लस वो लोग अपनी मेंटेनेंस के लिए आते हैं। मेंटेनेंस के लिए आते हैं। हम डॉक्टर साहब आपके पास आए हैं, आप चेक कर लें आप हमारी स्पाइन में कुछ चेंजेस तो नहीं चल रही, मसल एक साइड पे टाइट तो नहीं हो रहे हैं। दूसरा, ऐसे लोग जिनको इंजरी हो जाती है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, उनको सेम टाइम विद इन मंथ सिम्टम्स नहीं प्रेजेंट हुए, बिल्कुल ऐसे ही। इट डजंट मीन कि उनके स्पाइन के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, इम्पैक्ट आता है, बट वो इम्पैक्ट जो कि टीन एज में आया है वो अगले 5-7 साल बाद आपको प्रेजेंट करेगा विद डिफरेंट सिम्टम्स। किसी को नमनेस होने लग जाएगी, किसी को स्टिफनेस होने लग जाएगी, किसी को फील होगा मैं सुबह उठाऊँ बहुत अनईजी रहता हूँ, आधे घंटे बाद मैं ठीक हो जाता हूँ। हर इंडिविजुअल का केस सिनेरियो डिफरेंट है, बट हर एक्सीडेंट में स्पाइन डेफिनेटली इम्पैक्ट होती है। अच्छा, मुझे एक दो क्वेश्चन अभी कुछ लोगों के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, मैं भी उसका भी आंसर देता हूँ। हम क्योंकि जिम में हमारे पास बहुत मेंबर्स आते हैं, हमारे पास ऑनलाइन क्लाइंट्स होते हैं, तो अक्सर औकात जब वो जिम में आते हैं तो वो सडनली कहते हैं कि जब से हमने जिम ज्वाइन किया हमारी बैक में बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हुई। अब जब मुझे ये आपको क्या लगता है कि वो बैक पेन कोई 1-2 साल से चली आ रही थी, वो वहाँ पे आके क्रैक हुई, या उसी टाइम आके उसको बैक वो जो आपकी स्पाइन है इतनी सॉफ्ट होती है कि लाइटर से वर्कआउट से जैसे बिगिनर है वो इतनी जल्दी पेन निकल आती है? इसमें क्या ये तमाम तर ऐसे लोग जो ये सोचते हैं कि मैं जिम गया और मुझे इंजरी हो गई, नहीं। इसकी 2-3 वजह हैं जो मैं अपनी स्कूल ऑफ थॉट और अपने एक्सपीरियंस के भेजी जी बिल्कुल से प्रेजेंट करना चाहूँगा। बिल्कुल। तो ये कि ऐसे लोग जिनकी पहले इंजरी की हिस्ट्री है, नंबर 1, हाँ, उनको डेफिनेटली ये प्रॉब्लम प्रेजेंट करेगी ज़िंदगी की किसी भी हिस्से में, ठीक है, बिल्कुल। एक चीज़। दूसरी, हम जिम जाने का प्लान करते हैं, हमारे पहले 1 हफ्ते या 3 हफ्ते बड़े स्ट्रॉन्ग मोटे हैं, क्योंकि हम ये करेंगे वो करेंगे, बट तब ये सब चीज़ें करते हुए हम अपने पोस्चर का ख्याल नहीं रखते। पोस्चर का ख्याल जो बेसिक है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो बेसिक चीज़ है कि मैंने बैठना कैसे है, मेरा एंगल क्या होना चाहिए वेट का, मुझे कितनी रेपिटेशन करनी है, बिल्कुल, मुझे टिश्यू को टाइट तो नहीं करना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं आपकी जो इंजरी होने वाली है या हो चुकी होती है वो। तो फिर हम इंजरी जब हो जाती है उसको प्रॉपर्ली एड्रेस नहीं करते, आइस कर लें, रेस्ट कर लें, जो हमारे देसी टोटके हैं। अब वो देसी टोटके जो हैं, अगर लेट सपोज अच्छा पहले तो हम बात करेंगे वो ऐसे लोग जिनको घर में कोई बेसिक इंजरी होती है। वो बेसिक इंजरी क्या है जो इनका इलाज वो आपसे आने से पहले शायद वो घर पे ठीक हो जाएं, उसमें वो क्या कुछ ऐसे टिप्स हैं जो कि आप शेयर कर, अगर आपको ये प्रॉब्लम आता है तो ये घर पे आजमाएं, लेकिन अगर उनको उससे सोल्यूशन नहीं मिलता तो फिर वो आपके पास किस सूरत में उनको आपके पास आने की ज़रूरत है कि बस आप इनके पास जाएं? अच्छा जी, इसमें मैं एक चीज़ तो लाजमी ऐड करूँगा। जी, हमेशा याद रखें, ऑलवेज लिसन योर बॉडी, अपने वजूद को ज़रूर सुने, आपकी बॉडी आपको क्या कह रही है। अगर आपको फील हो रहा है कि मुझे रेस्ट रिक्वायर्ड है तो बॉडी को रेस्ट दें। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि आपकी इंटेक्ट इनर जो आपकी सिक्स सेंस है वो अल्लाह ताला ने बनाई इसलिए कि आप उसकी बात सुने। बिल्कुल ऐसे ही। एक चीज़, दूसरी, हर इंजरी की मैनेजमेंट डिफरेंट है।
इसमें एक दो तीन छोटी छोटी टिप्स जो मे भी आप लोगों को पता भी होंगी, लेकिन मैं उनमें फिर भी ऐड करना चाहूँगा ये बात। किसी को ऐसी इंजरी हुई है जिनको ब्लीडिंग नहीं हुई, अच्छा ठीक है, मसल की टेंडन की इंजरी हो गई है, अब उनको पता चल गया कि मेरा टिश्यू रप्चर हो गया या मसल अंदर रप्चर हो गया, तो उसको हम अपनी टेक्नोलॉजी में, अपनी लैंग्वेज में हम प्राइस टेक्निक कहते हैं। ठीक है, उसमें आप प्रिवेंशन करेंगे, रेज करेंगे, आइसिंग करेंगे, कंप्रेशन करेंगे और एलिवेशन करेंगे। ठीक है, ठीक है, इन चारों चीज़ों को हम अपनी लैंग्वेज में प्राइस टेक्निक कहते हैं। प्राइस टेक्निक कहते हैं। अगर ब्लीड हो रहा है तो आप अपने उस वूंड को क्लीन करें अच्छी तरह, उसको बंद करें, स्टिचेस की ज़रूरत है स्टिच करवाएं, वट एवर द मैनेजमेंट इज़। हर इंजरी की अपनी डिफरेंट कैटेगरी। अगर आपको लो बैक पेन निकल आई है करते हुए, तो फौरी तौर पे जिस मूवमेंट में है वहीं रुकें और जाके सबसे पहले हाई जगह पे बैठें, फिर उसके फ़ौरन बाद अपनी कमर पे आप बेल्ट लगाएं, ताकि जो स्प्रेन आपकी हो चुकी है बैक, उससे ज़्यादा बैक के ऊपर इम्पैक्ट ना आए। बेल्ट आपको सपोर्ट कर देगी, फिर आप वहाँ से उठें, अपनी मोबिलिटी करें, घर जाएं, जहाँ भी जाना है प्रेजेंट होना है, ताकि जहाँ जो इंजरी हुई है वहीं सपोर्ट मिलके वो रुक जाए। सबसे पहले होता है कि उसको उसी टाइम स्टॉप करना। और एक दो जो चीज़ें देखें, जो कायरोप्रैक्टर ये ट्रीटमेंट है या दुनिया जो है इस टाइम फंक्शनल मेडिकेशन के ऊपर जा रही है, ऑल्टरनेटिव मेडिकेशन के ऊपर जा रही है। ये सारे ट्रीटमेंट आपको विदाउट मेडिकेशन, विदाउट सर्जरी के ट्रीटमेंट अवेलेबल है। वो मेडिकेशन कहते हैं दरअसल हम थक गए हैं मेडिकेशन यूज़ कर करके, हमने सर्जरी भी करवाई, तो उसका फिर हम ट्रीटमेंट करते हैं उनके लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, उनकी डाइट, उनकी कंपोजिशन, उनकी एक्सरसाइज मैनेजमेंट से। इसी तरीके से अब जो लोग ऐसे हैं जिनको देखें, जिनको डिस्क का प्रॉब्लम है, जिनको डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि सर्जरीज आपकी होने वाली है, और फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि एक एक्सपेरिमेंट के बाद एक डॉक्टर सर्जरी नहीं ठीक किया, दूसरा डॉक्टर कहते हैं ये उस डॉक्टर ने सर्जरी ठीक नहीं। वो पेशेंट एट द एंड सफ़र करता है, पेशेंट सफ़र भी करता है, हाँ, कंफ्यूज भी होता है, बिल्कुल ऐसे ही, और उसको आइडिया नहीं होता कि अब मैंने नेक्स्ट करना क्या है। ठीक है, जो लोग हमारे पास आते हैं, हम सिर्फ उनकी स्पाइन को या उनकी इंजरी को ट्रीट नहीं कर रहे, हम सबसे पहले 1 घंटा, आधा घंटा, या जितना भी हमें टाइम लगे, 20 मिनट, 10 मिनट, उसमें हम पेशेंट की पूरी हिस्ट्री लेते हैं। ठीक है, पूरी हिस्ट्री में क्या होना चाहिए, आपकी जॉब क्या है। अब जॉब में हम रूल आउट कर रहे होते हैं, इनकी जॉब ज़्यादा स्टैंडिंग की तो नहीं है, ज़्यादा सिटिंग की तो नहीं है, ज़्यादा मॉनिटरिंग की तो नहीं है जिसमें उनके नेक के मसल्स, ब्रेन ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है, ज़्यादा ड्राइविंग तो नहीं है इनकी। नेचर ऑफ जॉब से हम आइडिया कर रहे होते हैं कि इनकी बॉडी किस तरफ ज़्यादा यूटिलाइज हो रही है। बिल्कुल ऐसे, नंबर वन। नंबर 2, फिर हम कॉज ढूंढते हैं, ये हुआ क्यों है। ठीक है, वो एड्रेसेबल है, ट्रीटेबल है, नहीं है तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से कर सकते हैं। ट्रीटमेंट तो एक अलग पार्ट रहा, हम स्पेसिफिक जो भी आता है उसके ऊपर फोकस ओरिएंटेड सॉल्यूशंस निकालते हैं पहले पूरे। बिल्कुल ऐसे ही है। वी एक्सप्लोर द पर्सन ऑन अ बिग स्क्रीन कि किन किन चीज़ों को हमें एड्रेस करना है, क्या चीज़ें इनकी आने वाली लाइफ में ज़्यादा नुकसान दे सकती हैं, बिल्कुल, इसको हमने इनको बता के प्रिवेंट करना है, बिल्कुल, ताकि इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हम ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। बिल्कुल। अनम का एक क्वेश्चन है ना, महमूद का एक क्वेश्चन है कि माई बैक पेन सो मच एंड इट ऑल्सो मेक्स क्रैकिंग साउंड, सो आई डू टफ वर्कआउट डेली, आई एम वरीड वाई माई स्पाइन पेन्स एंड प्रोड्यूस क्रैकिंग साउंड्स। क्यों आता है जी, वो कह रही हैं। क्रैकिंग साउंड्स से बहुत सारे लोग डरते भी हैं, और कई लोगों को पैथोलॉजिकल क्रैकिंग साउंड्स आती हैं, कई लोगों को नेचुरली आती हैं। अच्छा, ये क्या, मुझे थोड़ा समझ नहीं आई, क्या पैथोलॉजिकल और नेचुरल में क्या चीज़ है। कई ऐसे इंसान होते हैं जिनकी बॉडी बहुत हाइपर फ्लेक्सिबल होती है। ठीक है, हाँ, जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और हाथ को ऐसे भी करेंगे क्लिक हो जाएगा। हाँ, ये बड़े, ये हम कहते हैं अजीब से लोग हैं, वो कहते हैं सर, वो ओवर कर रहे होते हैं। अच्छा, ठीक है। अब कई लोगों को पैथोलॉजिकल इसलिए आती है कि जॉइंट अंदर ज़्यादा ग्राइंड कर रहा होता है। ओके, ठीक है। उन लोगों को आर्थराइटिस स्टार्ट हो चुका होता है। नहीं, वो जो लोग हमें बचपन में उल्टे होके दिखा के ऐसे लगा के दिखाते हैं और बड़े वो जादू करके दिखा, वो गलत है क्या उनकी बॉडी में स्पेस को, से फॉर एग्जांपल इतनी हम एग्ज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, ये एक नी की जॉइंट्स, ठीक है। अब नी जॉइंट को हम पूरा इस तरह ग्राइंड करेंगे, इस तरह ऐसे पूरी फिंगरों में पीछे लगाऊंगा, तो नी के अंदर जो कैवस है
हाँ। वो सारा 1 से 2 से 3 दफ़ा वो घिसता चला जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं तो बड़ा ज़िंदगी में ये अंगूठा मैं अपना यहाँ लगाता रहूँ, वो नहीं तो करना आज भी लगाता हूँ। later on ages में आपको दर्द शुरू अच्छा, मैं आज के बाद नहीं लगाऊँ। आप भी जो पुट्ठा सीधा होके करते करते हैं ना, कभी लेटे हुए, कभी ऐसे लोग हमें नज़र आते हैं कि यंग एज के अंदर जंप लगा रहे हैं कोई, तो इसमें जितने भी एथलीट्स हैं जो जिम्नास्ट करते हैं, तो वो तो फिर क्या वो उनके लिए ठीक है? जैसे आपने अनम का सवाल किया कि हाँ। मैं बहुत विग्रस करती हूँ, अब हमें उनको असेस करना पड़ेगा वो कितनी उनकी बॉडी कैसी है, बिल्कुल ऐसे ही है। BMI कैसा है, ओके, इजाज़त कितनी है, बॉडी कितनी इजाज़त दे रही बॉडी है, कितनी दे, वो कितना ओवरड्यू कर रही है। हाँ। समटाइम्स ऐसे मेरे पास प्रोफेशनल्स आते हैं जो कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं। अनम जो है वो फिटनेस ट्रेनर है, ठीक है। शी इज सेइंग कि आई टेक 3 एरोबिक्स कार्डियो क्लास इन अ डे। एक अब ट्रेनर का आप एक सब ये लेवल 2 लेवल 3 पे ऊपर आ गए, ठीक है। ये एक नॉर्मल ट्रेनर जो होते हैं उनका इसका मतलब मैं भी समझता हूँ कि वो कायरोप्रैक्टर इज़ राइट फॉर द फिटनेस ट्रेनर, ठीक है। ये प्रॉब्लम आप उनकी आप एड्रेस कर सकते हैं। मेरी जो डोमेन है, मेरे डोमेन में सबसे ज़्यादा वो लोग फॉलो करते हैं जो प्रोफेशनल्स हैं, हाँ, जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, जो अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा काम। ऐसे लोग जो जाके ऑफिस में बैठ जाते हैं और वापस आते हैं, उनको मेरी ज़रूरत वंस इन अ मंथ पड़े या वंस इन अ 6 मंथ पड़े, बिल्कुल ऐसे ही। बट ऐसे लोग जो डेली बॉडी से वर्कआउट ले रहे हैं, डेली काम कर रहे हैं, प्लेयर्स हैं, फिटनेस ट्रेनर्स हैं, जो भी उन सबको मेंटेनेंस थेरेपी चाहिए। तो अब इनके लिए क्या सजेस्ट करेंगे आप इनको? 3 टाइम, अब मेरे पास बहुत सारे ट्रेनर्स आते हैं न्यूट्रिशन, मतलब फिटनेस। जब मैंने इंटरव्यू करना शुरू किए तो मैंने बहुत सारी ख़वातीन लड़कियों की जब ट्रेनिंग की है स्टार्ट क्लास, तो हर एक ने जितने दिन में उन्होंने कहा हम 2-3 क्लासेस ले रही हैं और ख़ुद भी एक्सरसाइज करनी है, और उनकी बॉडी में उनको सबसे ज़्यादा मैंने मैकेनिकली उनको स्केलेटल मस्कुलर के अलावा जो उनकी हड्डियों में पेन्स वगैरह महसूस की, कि उन्होंने खुद कंप्लेन की कि हमें बहुत ज़्यादा पेन रहती हैं। इसका मतलब है कि वो ओवरडू बर्डन अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है। दरअसल ओवरड्यू, हाँ, डाइट, सप्लीमेंट्स। हमारी बॉडी कोई विटामिन नहीं बनाती, बिल्कुल ऐसे ही, सारे विटामिन हम इनटेक करते हैं, ऐसे ही है। ठीक है। तो हमें जब हम अपनी बॉडी को इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसका पता भी तो होना चाहिए ना हम इनटेक क्या ले रहे हैं। एनर्जी भी उसी हिसाब से चाहिए, ठीक है, एनर्जी भी चाहिए। इस चीज़ पे बहुत फोकस होते हैं, वेट नहीं बढ़ना, वेट नहीं बढ़ना, वेट टू सम एक्सटेंट आपके लिए ज़रूरी भी है, बिल्कुल ऐसे ही। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी के अंदर अगर 0% फैट होगा, गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे किसी को कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगता है तो बॉडी की उस वक्त 0 टॉलरेंस होगी, मतलब आप फुड़क जाएंगे, ठीक है। तो आप अपनी बॉडी के हिसाब से देखें कि आपकी बॉडी किस तरह का बॉडी टेक्सचर अलाउ करती है। ओके, एक और क्वेश्चन आया है नौशाबा का कि आई हैव sciatic nerve pain on my left side due to over activity. It started after getting epidural during C-section. What to do? अब सबसे पहले तो पता चलना चाहिए कि उनको एपिड्यूरल कब लगा, ठीक है। दूसरा पता करना ये ज़रूरी है कि उनको ट्रू शैटिक है या फॉल्स शैटिक है, ठीक है। अब इसमें क्या है थोड़ा सा? ट्रू शैटिक है ये है कि एग्जैक्टली नर्व की थ्रू डिस्क कंप्रेशन आ रही है, ठीक है। अगर डिस्क अपनी जगह पर ही है और उनको फिर भी शैटिक की साइंस एंड सिम्टम्स हो रही हैं, ठीक है, तो फिर उनके मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मसल्स कहाँ इन्वॉल्व हैं, जहाँ से शैटिक नर्व गुजरती है उन सारे एरियाज पे हो सकता है मसल चोक्ड हुए। ओके। और नो डाउट 99% ऐसी फीमेल्स जिनके सिजेरियंस होते हैं थ्रू एपिड्यूरल, बॉडी उस वक्त इतनी रिलैक्स कर जाती है कि आप बॉडी को पूरा एक रोल, फुटबॉल की तरह रोल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जैसी बॉडी दोबारा टोन अप होना शुरू होती है उसके बाद आपके जो पोस्चर्स हैं बेबी को फीड कराने का, खुद उठने का, खुद लेटने का, बैठने का, मसल जब दोबारा टोन अप हो रहे होते हैं तो आपके पोस्चर के अकॉर्डिंगली टाइट हो जाते हैं। ओके, ठीक है। तो पोस्चरल प्रॉब्लम्स की वजह से फिर न्यूरोलॉजिकल साइंस एंड सिम्टम्स आने लग जाते हैं। पोस्चरल प्रॉब्लम की वजह से आपके जहन के जो बीमारियां हैं, डिप्रेशन है, जो न्यूरोलॉजिकल डॉक्टर साहब ने बताया उसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे डिप्रेशन है, अल्जाइमर डिजीज़ है, डिमेंशिया है, आपकी मेमोरी के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, आपके मूड के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। ऑब्वियसली जब एक इंसान पेन में और कोई एक्सपेक्ट करे ये मुस्कुरा दे तो मुस्कुराता नहीं, तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि आपको
कोई भी प्रॉब्लम बॉडी की जब पता चलेगी कि जी मुझे ये हो गया, और आपने वो लफ्ज़ पहले भी सुना हुआ है कि, और उसको कोई आपने देखा भी हुआ कि उसकी ये हालत हुई थी इस मसले की वजह से, तो डेफिनेटली आपके ब्रेन में एक क्लिकिंग साउंड्स होती रहेगी, बार बार टिक टिक करता रहेगा। जब तक वो सेटल्ड नहीं होगी तब तक आप उस प्रोसेस से गुजरते रहे। मरम बाजवा का क्वेश्चन है कि फ्यू इयर्स बैक आई स्लिप्ड फ्रॉम स्टेयर्स, ठीक है, लोअर बैक पेन रहती है थ्रू ऑल्दो एक्सरे एंड टेस्ट वर क्लियर, फिर भी पेन रहती है, क्यों है ऐसे? वो इसलिए जब वो सीढ़ियों से फॉल किए हैं ना, उनका या तो मोस्ट लाइकली पेल्विक टिल्ट कर गया, ठीक है, हाँ, क्योंकि रूटीन में वो बैठ रही हैं, अब पेल्विक टिल्टिंग में, चलने में, बैठने में वो एक्सरेज नहीं आ रहे होते सामने कि इसमें ये प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन उनको एडजस्टमेंट की जरूरत है, एडजस्टमेंट के बाद वो ठीक हो जाएंगे, उनके अलाइनमेंट का प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। और किन लोगों को एक नीचे सबसे नीचे वाला क्वेश्चन आ रहा था, सबसे नीचे, कि मुझे जो है ना काफ़ी ज़्यादा सारा दिन बैठे बॉडी में पेन्स बहुत ज़्यादा रहती है, तो उसके बारे में आप क्या सजेस्ट करेंगे? कुछ लोगों को जैसे हमने देखा कि ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या डेस्क जॉब है, सारा दिन बैठे रहना है, लेकिन बॉडी में मसल्स में पेन है बहुत ज़्यादा, अब ये नहीं समझ आती कि वो बॉडी में मसल्स में पेन है या वो जॉइंट्स में पेन है या वो बोन्स में, ये आप कैसे? ये मैं इसलिए तो मैंने कहा कि जो भी हमारे पास आएगा हम इसीलिए उसको, उसकी सारी प्रॉब्लम्स को एक बड़ी स्क्रीन पे ओपन करने की वजह यही है, यही वजह, बिल्कुल पिक करें, डायग्नोज करें को, बिल्कुल ऐसे ही, कॉज क्या बन रही है, ठीक है, ठीक है, पॉसिबल कॉज क्या हो सकता है, बिल्कुल ऐसे ही, पैथोलॉजिकल है, आपकी पोस्चरल है, जेनेटिक है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हर केस का अपना एक इंडिपेंडेंट पैटर्न। डॉक्टर साहब अब थोड़ा सा बताएं कि जो हमारे घरों में सीनियर पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा औकात में विद द एज जब 40-50 में जाते हैं, कोई जॉइंट घुटनों के बहुत दर्द निकल आते हैं, बैक पेन, चलने में मसला आता है, हमारे घरों में उनको में उसकी क्या वजूहात होती है, किस चीज़ों का उनका ख्याल करना चाहिए, और अगर किसी के पेरेंट्स हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स हैं तो कि कौन सी सिचुएशन ऐसी जिसमें आपको उनको रीच आउट करने की ज़रूरत है कि वो आपको विज़िट करें, उससे पहले कौन कौन चीज़ें बच्चों को, स्पेशली उन बच्चों को जो वीडियो देखें, उनको किस चीज़ में एहतियात करने की ज़रूरत है? बच्चे सबसे पहले तो अपने पोस्चर का मेन ख्याल रखें, पोस्चर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक चीज़। दूसरी, आपने हमारे बुज़ुर्गों की बात की, हमारे ऐसे फैमिली मेम्बर्स जो ज़रा अच्छी एज के हैं और उनको प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, तो आप सबसे पहले तो ये रूल आउट करें कि उनकी प्रॉब्लम किस तरह की है, ठीक है, आइदर वो आपकी कोई फिजियोथेरेपिस्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, कोई कार्डिक फिजिशियन की प्रॉब्लम है उसके पास जाएं, कोई ऑर्थोपेडिक की प्रॉब्लम के पास जाएं, अगर उनको कोई मोबिलिटी के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, ठीक है, जैसे कि बैलेंस में कोई मसला हो गया है, जैसे कि फालज हो गया है, जैसे कि पार्किंसनिज्म, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होगी, ठीक है, या उनको कोई आर्थराइटिस प्रॉब्लम है, तो वो फिर मेरे पास है, मैं उनकी पूरी लाइफ स्टाइल की मैनेजमेंट करके दूंगा। वेरी गुड। और फिर एक ही चीज़ को स्टिक ना हो जाए कि जी बस फिजियोथेरेपी करानी है तो कराते चले जाएं, नहीं, फिजियो भी हर सिचुएशन में फिट इन नहीं होती। अच्छा, ठीक है, हो सकता है आपको वंस इन अ वीक की ज़रूरत हो सकता है आपके पेरेंट को ना ज़रूरत हो, जस्ट मैं ये बताऊं कि आप अपने बेडरूम में ये चेंजेस कर दें, टीवी लाउंज में ये कर दें, डाइट में ये चेंज कर दें, ऑब्वियसली डाइट के एक्सपर्ट हमारे पास बैठे हुए हैं, तो कुछ चीज़ें मैनेज करने से उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव कर जाएगी। फिर पेशेंट देखें जो नी सर्जरी से गुजरते हैं, स्पेशली ओल्डर पीपल, ठीक है, तो क्या उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है कि विदाउट नी रिप्लेसमेंट उसकी मेडिकेशन, उसकी विद कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कोई अवेलेबल है, आप करते हैं, या उसमें उनको क्या करना चाहिए? नी की मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट है। अच्छा, ठीक है। नी की मैनेजमेंट करने के लिए हमें सबसे पहले स्टैंडिंग में एक्सरेज देखने होते हैं कि एक्सरेज में आपकी नी की स्पेस कितनी कम होगी, एक बार। दूसरा हमने देखना होता है नी जॉइंट आपकी थाई और नीचे वाली लेग के साथ एंगल कैसा बना रही है, क्या वो लेग टेढ़ी तो नहीं हो गई, और फिर हमने देखना है कि आर्थराइटिस की डिग्री क्या है, ठीक है, फिर उसके मुताबिक हम मैनेज करते हैं। हाँ, अगर स्पेस प्रिजर्व्ड है और एंगल ज़्यादा टेढ़ा नहीं है, देन डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू। ओके, अगर स्पेस ही ख़त्म हो गई है तो उसमें फिर हम आपको बेवकूफ़ी बना सकते हैं और कुछ नहीं हो सकता, फिर उसका तो सर्जरी ही होनी है, क्योंकि ऑब्वियसली जो इंसान इस पेन से गुजर रहा है सिर्फ उसी को ही पता है कि मुझे किस कदर तकलीफ़ होती है खड़े होने में, चलने में,
फिर अगर एक सर्जरी से उनको रिलीफ मिलता है, एज अच्छी है, रिकवरी के चांसेस ज़्यादा हैं, तो फिर सर्जरी करा लें। कुछ पेशेंट्स मैंने ऐसे ट्रीट किए हैं जो कहते हैं कि हमने डॉक्टर साहब सर्जरी सिरे से ही नहीं करानी। हाँ, वो डरते हैं, हमारा माइंड ही नहीं है सर्जरी का, कोई और हल पता। ठीक है। हाँ, तो कोई और हल में अब चूँकि अल्टरनेट मेडिसिन में दुनिया बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई, ठीक है। इस तरह होंडा ने और बड़ी कंपनीज ने मैकेनिकल डिवाइसेस बनाई हैं। उनमें एक नी की भी डिवाइस बनी है, ठीक है। जिसको हम नी बाईपास डिवाइस कहते हैं। वो क्या है सर? वो आपकी बहुत लाइट वेट डिवाइस होती है और नी के ऊपर लग जाती है। अच्छा। उससे टू सम एक्सटेंट आपकी पेन भी कम हो जाती है, वॉकिंग ज़रा इजी हो जाती है। वो लगा के, जैसे हम जूता पहनते हैं, वो लगा के आप चलें फिरें और जब सोने लगे वो उतार दें, वो भी हेल्प कर सकती है। बट अगेन सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। और जो सबसे ज़्यादा आपने केसेस बताए कि हमारे जो जिन लोगों की डिस्क की प्रॉब्लम या डिस्क सर्जरी में वो जाते हैं, तो उसमें कितने % चांसेस होते हैं उनके रिकवर करने के बगैर सर्जरी के, और उसमें कितने विज़िट, कितना टाइम नॉर्मली लगता है किसी के अगर स्वेयर बैक डिस्क की डॉक्टर ने सर्जरी रिकमेंड की हुई है, तो उसमें कितना उनको महीना, 2 महीने, 5 महीने, साल, कोई एक एवरेज टाइम फ्रेम कि इतनी देर में वो रिकवर कर जाएंगे? जो भी सॉफ्ट टिश्यू की प्रॉब्लम होती है वो 6 to 8 वीक्स और मे इन सम केसेस 12 वीक्स तक रिकवर्ड हो जाता है, रिकवर सॉफ्ट टिश्यू की हद तक। ठीक है। अगर आपकी डिस्क अपनी सॉकेट से मूव होकर आपके स्पाइनल कॉर्ड और कॉलम को कंप्रेस कर रही है, तो फिर डिस्क भी आपके क्लॉक की शेप की होती है। फिर हम अपनी टर्म्स में उसको देखते हैं, डिस्क की रोटेशन कितनी है, 6 o'clock है, 3 o'clock है, डिस्क की वापस एडजस्टमेंट करने से कितनी वापस जा सकती है। ठीक है। वो उस खास पेशेंट को देखने के बाद पता चलती है। बट 80 to 90% लोगों की प्रॉब्लम ऐसी होती है जो कि सॉल्व हो सकती है। अब ऐसे लोग जिनकी रिस्ट ड्रॉप हो गई, उसमें डेफिनेटली मैं हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है। क्योंकि नर्व की कंडक्शन ही ख़त्म हो गई है, नर्व का चैनल वो ख़त्म हो चुका है, इसलिए उसमें मैं हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, अगर आपकी टोन ठीक है, नमनेस है, चक्कर आ रहे हैं, वो हम देख के आपको असेस करके उसी वक्त बता देंगे। इट्स वेरी क्लियर, वेरी सिंपल। और इसका नर्वस सिस्टम के साथ बहुत गहरा आई गेस ताल्लुक है। ठीक है, 100% सारा नर्व सिस्टम, और नर्व आपकी अगेन कनेक्ट होती है ब्रेन से, और नर्व आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन, जितने भी सबके साथ कनेक्ट होती है। तो अगर आपकी स्पाइन के अंदर प्रॉब्लम होता है तो आपका पूरे का पूरा जो नर्वस सिस्टम है वो प्रॉब्लम। अल्लाह ताला का हमें शुक्र अदा करना चाहिए और उसकी कुदरत पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। हमारा सिस्टम इतना फाइन बनाया है, हमें कहीं कोई सुई लगती है हमें पता चल जाता है। ऐसे ही है। तो जो अभी आप बात कर रहे थे ना, डिप्रेशन होता ही इसीलिए है कि दिमाग में एक चीज़ फिक्स हो जाती है कि मुझे अब ये हो गया है और इससे मुझे ये फीलिंग आ रही है। एक इंसान कांस्टेंट इस फीलिंग में बैठा हुआ है, उसको वो होना ही होना है। आप उसकी रूल आउट करें प्रॉब्लम, उसको सेटल करें, मरीज ठीक हो जाता है। बजाय आप मल्टीपल मेडिसिन पे जाएं, इसकी डिप्रेशन की खा लें दवाई, इसकी दर्द की खा लें दवाई, इसकी ये खा लें दवाई, वो खा, जिन दवा से आप बच सकते हैं वो अवॉइड करें, क्योंकि अल्टीमेटली मेडिसिन ने आपके स्टमक पे जाना है। स्टमक में उनके हर दवाई का, इवन पैराडोल का भी साइड इफेक्ट है। तो जहाँ वो आपको सेव करती है वहाँ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। डॉक्टर साहब, प्रेगनेंसी से रिलेटेड बहुत सारी ख़वातीन को पोस्ट प्रेगनेंसी जो पेल्विक उनकी हेल्थ ख़राब हो जाती है, बैक पेन निकल आती है, और अक्सर उनको ये ज़्यादा शिकायत रहती है, तो उसमें आप उनको डील करते हैं या? जी, बहुत ज़्यादा डील करता हूँ, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में हमारे यहाँ ज़रा अवेयरनेस कम है। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, जब बेबी वेट गेन करने लगता है 3rd ट्राइमेस्टर में, ठीक है, तब से ही हमारी स्पाइन के ऊपर लोड पड़ना शुरू हो जाता है, बिल्कुल ऐसे हैं, डी कर्व होना शुरू, वो बिल्कुल वो ऐसे हो जाती है। ठीक है। हाँ। तब से लेकर उनको आफ्टर द बर्थ ऑफ द बेबी एटलीस्ट अ मंथ और 2 मंथ उनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ठीक है। उसमें सीरीज ऑफ बातें जो कि हम डिस्कस करते हैं अपने क्लाइंट्स के साथ, क्योंकि ये लोग हमारे पेशेंट नहीं होते। ठीक है, वो हमारे क्लाइंट्स होते हैं। वो आके हमसे हर बात शेयर करते हैं, हम उनकी प्रॉब्लम्स को मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि रूल आउट करें और उसको सॉर्ट आउट करें।
आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं बेबी को पकड़ना, स्पेशली वो मदर्स जो पहली दफ़ा माँ बनने जा रही हैं। अरे वो तो रोती हैं, मेरे पास आती हैं मुझे बच्चा हो गया अब कैसे संभाले। मैंने कहा यूट्यूब से सीखें या तो आपके घर में कोई मदर हो, आपकी सास अच्छी हो या अपनी मदर, क्योंकि हमेशा ये एक सदियों से यही चलता है कि अच्छी माँ जो जिससे अपने बच्चों को 4-5 को ट्रेन किया होता है वो एक्सपीरियंस्ड होती है, ठीक है, उससे ट्रेन। हमारे यहाँ वो जो दाई का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, वो सिखाती हैं। फिर हमारे पास जो प्रोफेशनल अगर आपको हेल्प चाहिए तो ऑब्वियसली यूट्यूब भी एक तरीका है, ठीक है, यूट्यूब पे चेक है हाउ टू हैंडल अ बेबी, ठीक है, वेरी सो। हाँ डॉक्टर साहब, ये जो मेरे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आती हैं जो कि प्रेगनेंसी के बाद, स्पेशली सी सेक्शन के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद, ये कि इनको कॉम्प्लिकेशंस आती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो उनके बारे में किस तरह के केसेस आपके पास आते हैं और वो ज़्यादा उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ताकि वो नाज़रीन को पता चले। अब मैं बात करूँगा कि थर्ड ट्राइमेस्टर से हम स्टार्ट करते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर में ज़्यादा वल्नरेबल होता है, मतलब फर्स्ट सेकंड में नहीं होता। फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी अपना वेट गेन कर लेता है, सारे बन चुके होते हैं, मेच्योरिटी की होती है, बॉडी के अंदर इतनी चेंजेस आ चुके हैं। बेबी कई जगह पे 7th मंथ में जब डिलीवरी हो जाती है, बेबी सर्वाइव भी इसीलिए करता है क्योंकि उसके सारे मेजर ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। ओके, ठीक है। अब थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको वॉक कैसी करनी चाहिए, वॉक करनी है, कितनी करनी है, किस तरह की वॉक करनी है, ठीक है, हम बताएंगे आपको। ओके। क्या डॉक्टर साहब उनको, सॉरी बात काटूँ, क्या प्रेगनेंसी के बाद एक्सरसाइज के मामले में गायनाकोलॉजिस्ट उनको रिकमेंड करें या आपके पास उनको आना चाहिए? ये एक बड़ा ट्रिकी सा कंफ्यूजन सी है। नहीं, इसमें मैं कंट्रोवर्शियल बात नहीं करूँगा। हाँ, आजकल के इस दौर में हर बंदा बहुत समझदार है। बिल्कुल ऐसे ही है, उसको पता है कि मैंने किस काम के लिए किसको कंसल्ट करना है। मेरा नहीं ख्याल कि गायनाकोलॉजिस्ट का फिटनेस से कोई ताल्लुक है। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर आपका गायनाकोलॉजिस्ट इतना समझदार है, आपको फील होता है, तो आप डेफिनेटली उनसे लें। नहीं तो आप, हाँ, आजकल तो हर चीज़ का प्रोफेशनल मौजूद है, ऐसे ही ऐसे प्रोफेशनल्स के पास जाएं और उनसे अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी लें, अपनी प्रॉब्लम्स के सलूशन भी लें और अपनी बॉडी को जल्दी सेटल करें ताकि आप नॉर्मल लाइफ की तरफ वापस आ सकें। सी सेक्शन के बाद जो मुझसे बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स या मेरे जो फिटनेस से रिलेटेड लोग होते हैं वो क्वेश्चंस करते हैं कि मुदस्सर सी सेक्शन के बाद हम कितनी देर बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करें, करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या वॉक कर लें, या मतलब हमें एक्सरसाइज अगर हार्डकोर एक्सरसाइज करनी है तो अभी प्रेगनेंसी को बहुत सारी ऐसी क्लाइंट्स हैं जो कि हमारी प्रेगनेंसी से गुजर रही हैं अभी भी, और अभी स्टिल लास्ट डे थर्ड ट्राइमेस्टर चल रहा है, तो उसमें आप क्या एडवाइस करते हैं कि उनको करनी चाहिए? एक रफली कुछ ऐसी मैंने बॉडीज देखी हैं, लड़कियां देखी हैं जो कि कभी किसी ट्रेनर के पास नहीं गई, गायनी के पास जाती हैं, डिलीवरी करती हैं और एक्सरसाइज 2-3 महीने बाद स्टार्ट कर देते हैं, दे आर फाइन। लेकिन बहुत सारी ऐसी हैं जिनको पेन स्टार्ट हो जाती है। वो लकीली आप कह लें उनकी किस्मत है और उनकी बॉडी टाइप है, उनकी बॉडी टाइप स्ट्रॉन्ग है। हाँ हाँ, लेकिन बाकी चीज़ मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो बाकी लोग हैं, हाँ, उनको मेरे ख्याल में जो बुक्स कहती हैं वो आपका एटलीस्ट 3 मंथ्स का टाइम, एक एवरेज टाइम होना, उसके बाद से एक्सरसाइज स्टार्ट करें। इस दौरान आपने अच्छे विटामिन्स लें, डाइट अच्छी रखें, अपना पोस्चर अच्छा रखें, आप अपनी हल्की फुल्की ऑलमोस्ट 3 वीक्स के बाद मोबिलिटी स्टार्ट करें, जिसमें वॉक है, थोड़ी बहुत जेंटल मोबिलिटी है, ये चीज़ें आप, ताकि आपकी बॉडी दोबारा टोन अप होना शुरू हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। जो आप कह रहे हैं ना, जिम एग्रेसिव वॉक, ये आप फिर स्लोली आफ्टर 3 मंथ्स प्लान करें। क्योंकि बॉडी को इटसेल्फ हीलिंग का टाइम मैंने आपके साथ शेयर किया 6 to 8 वीक्स एंड टू सम एक्सटेंट 12 वीक्स। तो 12 वीक्स का टाइम आपको सॉफ्ट टिश्यूज़ को देना ही देना है। तो डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि लास्ट पे एक तो अपना क्लिनिक का बता दें, कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो लोग आपको विज़िट करना चाहते हैं कहाँ पे विज़िट करें, फिर आपका थैंक यू हम एंड पे बोलेंगे कि आपने इतना अच्छा टाइम दिया हमें। आप थोड़ा अपने बारे में क्लिनिक के बारे में बता दें, कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं और कैसे लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। हेल्शंस मेडिकल सेंटर में प्रैक्टिस करता हूँ मैं, जो कि DHA फेज़ 5 में लोकेटेड है। डॉक्टर OBT का आप लोगों ने नाम सुना होगा, उन्हीं की क्लिनिक में बेसमेंट में मेरी प्रैक्टिस है। इवनिंग टाइमिंग्स में मैं क्लिनिक करता हूँ और क्लिनिक के टाइमिंग्स 3 बजे से ऑनवर्ड 7-8, आजकल तो 7 बजे तक ही होंगे कि क्वारंटीन चल रहा है। और इसमें भी हम अब 1-to-1 पेशेंट ले रहे हैं, वेटिंग में कोई पेशेंट नहीं होगा। फर्स्ट अपॉइंटमेंट बुक होगी, फिर हम उसकी हाइजीनिंग करके, और बहुत ज़रूरी होगा तो फिर हम उनको विज़िट देंगे, अदरवाइज़ हम जस्ट कंसल्टेशन करके उनको
इस टाइम के लिए हम उनको प्रिजर्व करेंगे कि आप ये चीज़ें करें, इस तरह से मैनेजमेंट करें। बहुत ज़रूरी होगा तो फिर हमको अगले सेशन के लिए बुलाएंगे, अदरवाइज़ हम उनको कोशिश करेंगे कि ज़रा फासले गैप के कोरोना वायरस है, लॉकडाउन है, जैसा कि जिम भी बंद है, क्लिनिक्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा, पेशेंट भी बाहर नहीं आ रहे, लेकिन अभी भी बहुत सारे काफ़ी स्पेशलिस्ट ने अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो ले रहे हैं। सो क्योंकि लोगों को प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन घर पे बैठ के भी अगर पेरेंट्स को इंजरीज हैं तो प्रॉब्लम में घर बैठ के उसका सोल्यूशन नहीं मिल सकता उसको। ठीक है, कोई गिर गया, हाँ, चक्कर आना शुरू हो गए हैं, बिल्कुल, कमर का दर्द निकल आया, अब वो दवाइयाँ तो जितनी मर्जी लेते हैं उससे ठीक नहीं होना जब तक उसकी एडजस्टमेंट ना हो। बिल्कुल ऐसे एडजस्टमेंट होगी फिर ही वो ठीक होंगे। तो ऐसे केस में हम उनको लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, फिर उनको डिफरेंट पेन फ्री हो, थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए ना, ताकि रूटीन लाइफ में वो इजी हो जाए। तो फिर हम आगे फॉलो अप कर लेते हैं, फ़ोन पे भी कर लेते हैं, थ्रू कंसल्टेशन किसी को घर पे भेज के। अच्छा, होम केयर की भी आपके पास सर्विस है? ये तो आपने बताया नहीं, इतनी आपकी माशाल्लाह। होम केयर की जी हमारे पास पूरी एक टीम है, ठीक है, जिसमें कुछ हमारे फिजियोज हैं, कुछ हमारे कंसल्टेंट्स हैं, पूरा एक टीम वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और जिसमें हमारे साथ ऑर्थोपेडिक्स भी अटैच हैं। जो लोग डॉक्टर के पास जो हॉस्पिटल या क्लिनिक नहीं आ सकते, जिनकी मोबिलिटी बहुत कम है, तो आप उनको घर पे जाके भी सर्विसेज प्रोवाइड करें। ओके, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। सो आज के इस इंटरव्यू में आपने देखा कि कायरोप्रैक्टर जो है ये वो शोबा है जिसमें आपको ज़रूरत होती है एक उस स्पेशलिस्ट की, जिस तरह कि आपको अगर बॉडी मैनेजमेंट में, हेल्थ मैनेजमेंट में अगर आपकी डाइट अच्छी होने की ज़रूरत है तो आपको एक स्पेशलिस्ट, एक कोच, एक न्यूट्रिशन, एक ट्रेनर चाहिए होता है। इसी तरीके से अगर आपको प्रॉब्लम आती है आपके मैकेनिकल या बोन्स के अंदर, स्पाइंस के अंदर, तो आपको एक कायरोप्रैक्टर जो कि स्पेशलाइज्ड तरीके से आपको एक अच्छे तरीके से उसके ट्रीटमेंट सर्जरी के बगैर, मेडिकेशन के बगैर लेके चलता है। तो मेक श्योर मैं डॉक्टर साहब का नंबर आपको शेयर कर दूंगा, अगर किसी को अपॉइंटमेंट चाहिए और डॉक्टर साहब को विज़िट कर सकते हैं गुलबर्ग में भी और DHA फेज़ 5 में भी, प्लस इनकी होम केयर सर्विसेज की फैसिलिटी भी मौजूद है। दुआ में बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम आप लोगों से दोबारा मुलाकात करेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।